हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर समसामयिक विशेषांक के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के जो भी न्यूज़ हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आज के कुछ विषयों को लेकर जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको लेकर हम एक एक करके टॉपिक्स को चलती है समझते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख टॉपिक्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ये टॉपिक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर चर्चा में है। क्यों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई 2020 में 3 महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो मूलतः वर्तमान समय में आप जानते हैं कोविड-19 का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है, जिसके कारण खासकर गरीब और लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है उज्ज्वला। उसके तहत यहाँ पर जो खाद्यान्न की आपूर्ति या ईंधन की जो आपूर्ति है, जिसमें हम गैस सिलेंडर इत्यादि की बात करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर इसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यहाँ पर 1 जुलाई 2020 में 3 महीने के लिए बढ़ाने को यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस योजना के तहत इसको मंजूरी दे दी है। तो एक अच्छी घोषणा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। किसके साथ? आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ के साथ इसे ऐड कर दिया गया है। पृष्ठभूमिक तौर पर अगर हम कुछ बिंदुओं को देखें, इसके नाम से जो राहत पैकेज घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। तो हमने आत्मनिर्भर भारत में भी इसको यहाँ पर चर्चा की थी, गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में, जहाँ पर गरीबों के अगले 3 महीनों के लिए जहाँ पर उनके चावल हैं, गेहूं हैं और मोटे जो दाल इत्यादि हैं, तो उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। तो उसी के तहत जो उपेक्षित हैं समाज में, जिनके पास रोज़गार है नहीं है, जॉब नहीं है और खाद्यान्न की इत्यादि की समस्या उनके समक्ष आती है, तो उनको यहाँ पर इसके माध्यम से उनकी समस्याओं को समाधान करना है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो PMPOY के अंतर्गत LPG गैस कनेक्शन की सुविधा प्राप्त करेंगे। साथ ही कोविड-19 के दौरान इस योजना का विस्तार निर्धन वर्ग के लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर किया गया है। सरकार के इस फैसले के माध्यम से निर्धन परिवारों को मुफ्त में LPG सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो मुफ्त सिलेंडर जो है वो LPG सिलेंडर जो है वो मुफ्त में यहाँ पर इस योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 महीनों तक यहाँ पर मुफ्त में LPG सिलेंडर जो होता है विकसित किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे, खासकर गरीब और कल्याण लोगों के लिए। और पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उन्होंने भी इसकी अनुमति दे दी है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हैं। इनके प्रमुख बिंदुओं में देखिए क्या क्या बात कही गई कि इस योजना के प्रारंभ में लक्ष्य 5 करोड़ जो गैस कनेक्शन था उसको बांटना था, परंतु 2020 में 8 करोड़ कर दिया गया है। भविष्य में इसे 10 करोड़ करने की योजना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक लक्ष्य जो था 5 करोड़ था, वर्तमान में 8 है और फ्यूचर में इसे 10 करोड़ तक करेंगे। योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु खाना पकाने व स्वच्छ ईंधन को प्रदान करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें इसे तो काफ़ी बेहतर है। पर्यावरण में समस्याएं हम देख रहे हैं कि पेरिस जलवायु समझौते की जैसे हम चर्चा करते रहे हैं, जहाँ पर कोयला और जो आपके ग्लोबल वार्मिंग इफेक्चुअल चीज़ें हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए। तो प्राकृतिक गैस के कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को भी कम किया जा सकता है। जो भी पोल्यूशन इत्यादि फैल रहा था उसको हम कम कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर माध्यम वहाँ पर हो सकता है। साथ ही यहाँ पर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा है, तो यहाँ पर खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, पर्यावरण प्रदूषण की कमी आएगी। पश्चिमी घाना, यहाँ पर देखिए पश्चिमी अफ्रीका के घाना प्रदेश में भी उज्ज्वला भोजन के समान ही गैस पहुँचाने की योजना यहाँ पर है। तो पश्चिमी अफ्रीका के घाना प्रदेश में भी ठीक ऐसी योजनाएँ वहाँ पर संचालित हो रही हैं। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके अंतर्गत कुछ अन्य बिंदु भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के लिए मंत्रिमंडल समिति ने 10 मार्च 2016 को ये योजना स्वीकृत की थी। तो योजना प्रारंभ कब की गई? सम टाइम अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं इसको लेकर, क्योंकि हाईलाइटेड है, सरकार ने एक्सटेंड किए हैं, मुफ्त LPG कनेक्शन दे रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर इस योजना क्या है, कौन कौन से वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो गरीब लोगों को यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर कितने लक्ष्य रखे गए हैं तो वहाँ पर आपको पता है। कब प्रारंभ की गई तो वहाँ पर ये है, आपको बता दिया गया है इसमें 10 मार्च 2016 को। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इनको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं वो 4-5 पॉइंट इसी तरीके उसमें ऐड कर देते हैं, और यदि आपको उनमें से कोई पॉइंट नहीं आता है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं।
इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से भी ऐड किया जा सकता है। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इस योजना में नया LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 1600 रुपये की नकद सहायता देना शामिल है, जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संदर्भित है। यहाँ पर देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान की दुनिया भर में फैले भारतीय छात्रों से अपील है, आओ भारत में नवाचार करो। तो जो आपके पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रमुख हैं, मंत्री हैं, या कह सकते हैं कि आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एक नवाचार प्रक्रिया को विकसित करने को लेकर भारतीय छात्रों को, जो कि विश्व भर में फैले हुए हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो भारत में आएँ और नए तरीके की इनोवेशन प्रक्रियाओं को विकसित करें। तो एक अच्छी अपील के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, आओ भारत में नवाचार करें, ये किसके द्वारा दिया गया है और किसके लिए दिया गया है। समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आओ भारत में नवाचार करें, भारतीय छात्रों से जो विदेशों में रहते हैं उनसे अपील की गई है, तो इसको ध्यान रखना है। चर्चा का कारण क्या है? तो देखिए, भारत में ऊर्जा भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की कल्पना करना और भारत में नवाचार को बढ़ावा देना। दो स्पष्ट यहाँ पर रूपरेखा प्रस्तुत की गई कि भारत में जो उसकी ऊर्जा ज़रूरतें हैं भविष्य को ध्यान में रखने के लिए, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, और साथ ही इनोवेटिव कैसे हों, अर्थात नवाचार क्या हो सकता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इन दो चीज़ों को इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख अन्य तथ्यों को इसके संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, और भारत में अंतिम मील ऊर्जा उपयोग पर युवा, विदेशी, भारतीय विद्वानों, छात्रों, उत्साही समूह से उन्होंने बातचीत की। इस बैठक का आयोजन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लीड इंडिया ग्रुप, पिंक इंडिया, पड्यू और मैरीलैंड विश्वविद्यालय में डेवलप, एम्पावर एवं एंड सिनर्गाइज इंडिया ग्रुप ने किया। तो मूलतः यहाँ पर इस तरह की जो बैठक हुई थी, यहाँ पर भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया। बाकी कई सारी अन्य विश्वविद्यालय और मैरीलैंड और यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था। इसके बाद उद्देश्यों की अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पर मूलतः इस तरीके के जो इनोवेटिव बात की जा रही है, ऊर्जा की आवश्यकताओं की हम चर्चा करते हैं, भविष्योन्मुखी लक्ष्यों को प्राप्त करने की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि उद्देश्य है कि ऊर्जा की उपलब्धता और सभी के लिए सुलभता, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं भविष्य में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप, साथ ही हमारी जिस तरीके से हम ऐसे इकोनॉमिकल ग्रोथ हमें जिस तरीके से हमको करनी है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाएँ, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट है गरीबों में सबसे गरीब लोगों के लिए ऊर्जा सामर्थ्य को सुनिश्चित करना, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जिनके पास पैसा है वही उस ऊर्जा का प्रयोग कर सकें, बल्कि यहाँ पर सभी के पास ऊर्जा को सुलभ बनाया जाए, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के उपयोग में दक्षता को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा स्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं को कम करना व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके तहत उज्ज्वला योजना की भी चर्चा की गई। तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएम मोदी ने 2020 तक ऊर्जा आयात पर निर्भरता को 10% कम करने का भी लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने को लेकर वहाँ पर भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है, और इसके लिए उसने आयात पर यहाँ पर धीरे धीरे कमी करने की प्रक्रिया को अपनाया है, जिसके तहत 2020 में ये जिसे 10% कम किया गया है, उसने अपनी ऊर्जा आयात को 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य भी आते हैं, जैसे कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा मानचित्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत ओपेक, IEA, IEF और अन्य प्रमुख संस्थानों से जुड़ा है। कई ऊर्जा उत्पादक देशों से भी जुड़ाव, जैसे अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, USA वर्तमान समय में काफ़ी बेहतर हुए हैं संबंध। भारत में कोविड-19 के बावजूद भी ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की लगभग 6.3% हिस्सेदारी रही है, और भविष्य में 2030 तक यह हिस्सेदारी 15% करने का लक्ष्य है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत के ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वैश्विक प्रयास हैं काफ़ी बेहतर हुए हैं, संबंधों में प्रगाढ़ता आई है, साथ ही अपने लक्ष्यों को वहाँ पर पहले से बेहतर किया है, उत्पादन इत्यादि को लेकर भी। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस वीक यहाँ पर जो चीज़ें डेवलप की गई उसके बारे में। देखिए, हाल ही में
INST वैज्ञानिकों ने रेमाटागड आर्थराइटिस की तीव्रता को कम करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का प्रतिपादन किया। आर्थराइटिस बेसिकली जो कि आपके हड्डियों और घुटनों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर यहाँ पर देखिए चर्चा की गई है। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने खोजी और क्या किस तरीके से किस तकनीक को विकसित किया है। तो देखिए यहाँ पर यह एक स्वायत्तशासी संस्था है जो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान वैज्ञानिकों ने चिटोसन के साथ नैनो पार्टिकल का प्रतिपादन किया है। तीव्रता कम करने के लिए इसमें जिंक ग्लूकोनेट के साथ नैनो पार्टिकल्स को लोड किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो आपकी तीव्रता है उस तीव्रता को कम करने के लिए कौन से उत्पादों का प्रयोग किया गया, तो जिंक ग्लूकोनेट के साथ नैनो पार्टिकल्स को लोड किया गया है। इसके अन्य कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। जिंक हड्डी होम्योस्टैटिस को बनाए रखता है। चिटोसन बायो कैम्पेटेथल बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक पॉलीसैकेराइड है। तो ध्यान रखना है चिटोसन क्या है, बायो कैम्पेटेथल बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक पॉलीसैकेराइड है। समटाइम क्वेश्चन ये पूछ लिया जाते हैं, जैसे चिटोसन वहाँ पे पूछ लिया गया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए वो पूछ लिया गया, या जिंक का क्या प्रयोग होता है, वो किस तरीके से हड्डी के लिए क्या वहाँ पर उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कई बार आपको पूछी जाती हैं। तो समटाइम साइंटिफिक के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, वन लाइनर होते हैं समटाइम वहाँ पर, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यह अवशोषण को बढ़ाता है एवं गैर विषैला होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये अवशोषण में तो वृद्धि करता ही करता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो विषैलेपन की जो स्थितियाँ हैं उसको भी ये कम करता है। अन्य स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं इसके अंतर्गत। इसकी जो प्रकृति है वो मुको एडेसिव होती है, यह जिंक की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। हाल ही में इसको प्रतिपादन के लिए आयोनिक गैलेशन पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। किस पद्धति का इस्तेमाल किया गया, आयोनिक गैलेशन पद्धति का। तो यहाँ पर जिंक की जैव उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयोनिक गैलेशन पद्धति का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके INCT मोहाली में विकसित जिंक ग्लूकोनेट लोडेड चिटोसन नैनो पार्टिकल का नैनो प्रतिपादन रेटमाटायड आर्थराइटिस के लिए उत्कृष्ट उपचार का एक रचनात्मक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए किसका उपयोग किया जा रहा है, किसका उत्पादन किया गया है, किससे बना हुआ और किस रोग के लिए उपयोग किया गया है। यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बनाती हैं। इसको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी तब्दील कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको एक से अधिक जानकारी एक ही टॉपिक की होनी चाहिए, और वहाँ पर सिंगल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए कोई एक भी चीज़ वहाँ पर वो पूछ ले सकते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया कि आपके आर्थराइटिस के लिए यहाँ पर कौन किसका नया विकास किया गया, तो आपको पता होना चाहिए जिंक ग्लूकोनेट लोडेड चिटोसन नैनो पार्टिकल के माध्यम से यहाँ पर एक रेमाटॉयड आर्थराइटिस का विकास किया जाएगा, अर्थात उसके इलाज की प्रक्रिया को या उपचार के प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो इनको ध्यान रखिएगा। अब जिंक हो गया, वो किसके लिए उपयोग आया था, चिटोसन क्या है वो आपको पूछा जा सकता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक यहाँ पर विद्युत मंत्रालय से रिलेटेड है। विद्युत मंत्रालय में NTPC ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबल पुरस्कार 2019 को जीता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, CII-ITC सस्टेनेबल पुरस्कार इस वर्ष किसको मिला है 2019 का, तो ये पुरस्कार मिला है NTPC संस्थान को मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। NTPC अपने प्रमुख CS और कार्यक्रम GM अर्थात गर्ल एम्पावरमेंट मिशन को अपने पावर स्टेशन के आसपास प्रतिष्ठित किया है। 4 सप्ताह की आवासीय कार्यक्रम वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए है। तो यहाँ पर जो ये पुरस्कार इनको मिला है वो देखिए यहाँ पर किस कार्यक्रम के लिए मिला है, GM और CS कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इनको मिला है, जो कि मूलतः गर्ल एम्पावरमेंट की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसे लोगों के आवासीय कार्यक्रम को सुनिश्चित करता है। 4 सप्ताह की आवासीय कार्यक्रम की सुविधा है ये। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाना, उनके समग्र विकास को प्रोत्साहन देना है। इसके अतिरिक्त NTPC द्वारा ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थलों पर महीनों के अंतिम दिन भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर NTPC ने यहाँ पर जो भी ठेकेदारों के साथ जो काम करते हैं तो उसके लिए भी नई चीज़ों को विकसित किया है, जिसका नाम है श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली। और इसके तहत ठेका श्रमिकों को जो भी वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे हैं उनको परियोजना स्थलों पर ही महीने के अंत में भुगतान किया जाएगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, कुछ कार्यक्रम है जो NTPC ने प्रारंभ किए हैं, और जो पुरस्कार है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुरस्कार जीतने के कारण की यहाँ पर देखिए चर्चा की गई है। तो ये कारण क्या क्या है, तो
तो यहाँ पर आपको 62,110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के पास 70 पावर स्टेशन हैं। कितने? 70 पावर स्टेशन। क्षमता कितनी है? 62,110 मेगावाट की, जिसमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस तरल ईंधन, 1 हाइड्रो और 13 नवीकरणीय और 25 सहायक एवं जेवी पावर स्टेशन हैं। तो यहाँ पर कई अलग, ऐसा नहीं एनटीपीसी किसी एक थर्मल पावर प्लांट का ही विकास कर रही है, बल्कि कई अलग अलग तरीके के चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने विकसित किया है, जिसमें कोयला भी है, गैस और तरल ईंधन है, हाइड्रोजन है, नवीकरणीय ऊर्जा है और जैविक पावर स्टेशन है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपके रेल मंत्रालय को लेकर। तो भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक हरित रेलवे बनने के मिशन मोड पर, जिसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना है, उसके कारण ये चर्चा का कारण है। तो भारत का अर्थात भारतीय रेलवे 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है क्या? शून्य कार्बन उत्सर्जन का। तो कैसे इसे प्राप्त करेंगे, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को विकसित होंगी, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख बिंदुओं की यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे कि 2009 से 14 में 3,835 किलोमीटर की तुलना में 2014 से 20 के दौरान 18,605 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है। ठीक है, कितना यहाँ पर भारत ने पिछले 6 साल में जो रेल मार्ग का जो विद्युतीकरण है उसमें कई गुना यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा, कोविड-19 के समय में 365 किलोमीटर प्रमुख संपर्क रेल मार्ग का कार्य भी पूरा किया गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो काम था वो बंद था, लेकिन रेल मार्ग के संदर्भ में भी यहाँ पर 365 किलोमीटर के रेल मार्गों का यहाँ पर विकसित किया गया, उनको कार्य को पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 900 स्टेशनों सहित विभिन्न इमारतों की छतों पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। कितने? 900 स्टेशनों पर, और कितनी क्षमता के? 900 मेगावाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। 400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। भारतीय रेलवे के पास 20 गीगावाट क्षमता वाले और सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए 51,000 हेक्टेयर भूमि है। भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, के सहयोग से बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 103 मेगावाट क्षमता वाले बिजली संयंत्र पहले से ही चालू हो चुके हैं, और अगले 2 वर्षों में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो यहाँ पर ये सारी कार्य योजनाएँ हैं कि उसके पास वर्तमान में कितनी क्षमता है, कहाँ पर किस तरीके के सौर पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी स्थापित किए हुए हैं, कहाँ पर कितनी क्षमता के साथ। तो ये वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करेंगे, उसको लेकर उन्होंने अपना सारा डाटा यहाँ पर शेयर किया है। अन्य चीज़ें क्या हैं? इसके अतिरिक्त भवनों और स्टेशनों के प्रकाश की व्यवस्था के लिए 100% LED बल्बों का उपयोग करने की व्यवस्था है। 100% LED बल्ब का प्रयोग करेंगे। कुल 505 जोड़ी ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 450 करोड़ के 70 मिलियन लीटर डीजल की बचत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नई तकनीकी का भी हेड ऑन जनरेशन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर 70 मिलियन लीटर डीजल की बचत होगी। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ियों के कुल 69,000 यात्री डिब्बों में 2,44,000 जैव शौचालय भी बनाए गए हैं। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन के तहत यहाँ पर रेलवे के द्वारा काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं। सौर ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास किए हैं, LED बल्बों का विकास किया जा रहा है, और वो भी ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र में बल्कि पूरे भारत में वहाँ पर अलग अलग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। सौर पैनल वहाँ पर स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं। भवनों का विकास उस तरीके से किया जा रहा है। डीजल इत्यादि के प्रयोग को कम कर रहे हैं, तथा जैव शौचालयों का विकास कर रहे हैं। तो कई अलग अलग माध्यम, जो भी मतलब कह सकते हैं कि रेलवे का जो भी वहाँ पर काम आता है, जिस भी तरीके की प्रक्रिया जहाँ पर कार्बन एमिशन हो सकता है, उन सभी को वो धीरे धीरे यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो 2030 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये तो हमने यहाँ पर रेल मंत्रालय के संदर्भ में देख लिया। अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के लिए निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला की समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 2 रोग, कौन से? खसरा और रुबेला के समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 2 देश आपके मालदीव और आपका श्रीलंका, दोनों ही खसरा और रुबेला को से मुक्त हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखना है, WHO ने इसकी घोषणा कर दी है, और ये दोनों ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में ऐसा हासिल करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वह कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने ना आ पाए। तो कहने का मतलब कि एट द लास्ट आपका जो भी केस आया हो वो 3 साल पहले आया हो, 3 साल तक यहाँ पर किसी प्रकार के इस रोग के लक्षण ना दिखे हों, ना संचरण दिखा हो, ना ही कोई रोग ही पाया गया हो। ऐसी स्थिति में ही आपको इन दोनों रोगों से मुक्त घोषित किया जाता है और ऐसा करने वाले ये दोनों देश हो चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य पॉइंट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला वर्ष 2009 में, रूबेला का स्थानीय मामला 2015 में आया था, और जबकि श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला 2016 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला 2017 में आया था। तो मालदीव देखें तो मालदीव पिछले काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर इस तरह के रोगों से मुक्त है, जबकि श्रीलंका यहाँ पर हाल फिलहाल के समय में ही इससे मुक्त हुआ है। तो इस तरीके से दोनों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, खसरा रूबेला से मुक्त हो चुके देशों के बारे में। अब अंतिम कुछ टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। विविध के अंतर्गत कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम के अंतर्गत आते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया? तो गोल्डन बर्ड विंग तितली। कौन सी? गोल्डन बर्ड विंग तितली। 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि मिली, और ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय में पाई जाती है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविंग को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में यहाँ पर खोज हुई है। इसके अतिरिक्त गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, ट्राइडस आइकस। गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम है आपका ट्राइडस आइकस। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर एवांस ने वर्ष 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर होती है और इस प्रजाति के मादा अर्थात गोल्डन बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है पंखों की? 194 मिलीमीटर यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहली चीज़, गोल्डन बर्डविंग तितली पाई कहाँ जाती है? हिमालय में। भारत की यहाँ पे सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा इसे मिला है। वैज्ञानिक नाम इसका ट्राइडस आइकस है और इसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर होती है। तो इतना हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेद से संबंधित कुछ टॉपिक्स को लेकर। यहाँ पर हाल ही में आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ताओं ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये अमेरिका देश है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अमेरिका और भारत ने साथ में मिलकर यहाँ पर कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं के संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ये बहुत कह सकते हैं एक नए प्रोजेक्ट के तौर पे इसे देखा जा सकता है, और आयुर्वेदिक के प्रचार को लेकर भी हम इसे देख सकते हैं कि भारत के जो आयुर्वेद को प्रचार करना, वैश्विक स्तर की दवाई के रूप में से मान्यता प्राप्त कराना था, उसके संदर्भ में भी इसे एक बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इससे रिलेटेड अन्य कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अमेरिका में भारत के राजदूत वरणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही हैं। उन्होंने कहा इससे न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा, इससे दुनिया भर के उन अरबों लोगों को लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मूलतः जो बात कही जा रही है कि यदि आप आयुर्वेदिक भारत और अमेरिका इस तरीके से काम करते हैं और कोई नई दवाई खोज लेते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस समय कोविड-19 की कोई दवाई है नहीं, हाल फिलहाल कुछ दवाइयों के क्लिनिकल परीक्षण को यहाँ पर अनुमति ज़रूर दी गई है, लेकिन इन क्लिनिकल परीक्षण में अभी पूरी तरह से सफल किसी को घोषित नहीं किया गया है। तो इन फ्यूचर देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर नए नए साझेदारियाँ हो रही हैं, नए नए परीक्षण हो रहे हैं और नए नए चीज़ें आपको इसमें सुनने को मिलती रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक्स की। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है आपका, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौते किए हैं? तो करूर वैश्य बैंक ने ऐसा कुछ किया है। तो यहाँ पर करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौते को हस्ताक्षर किया है। बजाज आलियांज के उत्पाद पर भारत में फैली कसर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे।
इस साझेदारी के तहत बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बजट, सेवानिवृत्ति, जीवन बीमा जैसे उत्पाद आपके शामिल होंगे। अंतिम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। लास्ट का अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क प्रबंधन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? तो ऐसे 6 नए पुलों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। कितने? 6। कब किया? 9 जुलाई 2020 को। किसने? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और सीमा सड़क प्रबंधन यहाँ पर देखना, BRO एक संगठन है जो सीमाओं पर सड़कों का प्रबंधन करता है, उनका निर्माण करता है। ये 6 पुल लगभग 45 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुविधा प्रदान करेंगे, सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देंगे। इस पुलों में 4 अखनर सेक्टर में हैं। इन पुलों में 4 अखनर सेक्टर में हैं, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, GD वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। 2 ब्रिज यहाँ पर जम्मू कश्मीर सेक्टर में शामिल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 हैं, जिसमें 4 अखनौर सेक्टर में और 2 आपके जम्मू सेक्टर में हैं। तो देखिए मूलतः BRO जो काम करता है, अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि चीन की जो सेना है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर गलवान घाटी, पेगांग झील के इत्यादि के आसपास वहाँ पर उसने देखने को मिली। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत इस तरह की जो घुसपैठ हो रही है उस पर आक्रामक कार्रवाई कर सके और वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर सके। साथ ही वहाँ पर लद्दाख जैसे एरिया या दूर दराज के हमारे सीमा क्षेत्रों पर आर्थिक गतिविधियों का विकास को सुनिश्चित किया सके, वहाँ पर तीव्र स्तर पर रोजगार को हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके, उन क्षेत्रों में नई प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए वहाँ पर ज़रूरी है कि सड़कों का निर्माण किया जाए। लेकिन मूलतः ये क्षेत्र सीमावर्ती होते हैं, इसलिए कई बार यहाँ पर अन्य जो कंपनियाँ होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि विवादित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में काम करने को लेकर यहाँ पर जो एक विशेषज्ञ दल है वो आपका संगठन है, सीमा सड़क संगठन, वही यहाँ पर काम करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर फिनिश कर लिया है। डेली करंट अफेयर्स टॉपिक्स के अंतर्गत आपको आज यहाँ पर कई अलग अलग विषयों को लेकर हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे कई टॉपिक्स हमने अध्ययन किया है। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। PDF आपके सामने है, स्क्रीनशॉट्स आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक का, नई चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।